हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बटवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं और वो टॉपिक है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में, यानी कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में आज के इस सेशन में हम सब बात करेंगे। और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की अगर आप बात करें तो आप देखिएगा आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वगैरह, तो आप ये देखते होंगे कि इन सभी जो है कह सकते हैं कि एग्जाम्स का संचालन जो है यूपीएससी करती है। और यूपीएससी करती है और पूरे भारत के लिए एक समान होता है, एक समान भर्ती की प्रणाली होती है, एक समान उसका जो है प्रमोशन, भर्ती, सारी चीजें जो है वो क्या है कि एक जैसी होती है। और इस वजह से क्या होता है कि उसमें एक कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो एक टॉप क्लास का जो ब्यूरोक्रेट्स होता है, उस ब्यूरोक्रेट्स क्लास का क्या हो पाता है कि उसका जो है उसकी नियुक्ति हो पाती है, उसका चयन हो पाता है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि वो जो सेवा है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बेहतरीन सेवा बन जाती है। लेकिन बहुत ही जो है आपको एक अफसोसजनक बात नजर आएगी, और वो बात ये कि जब हम भारत में कह सकते हैं डीएम की बात करते हैं तो यूपीएससी, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की प्रणाली जो है वो यूपीएससी से उसे अलग रखा गया है और ये राज्य की सरकार के ऊपर जो है छोड़ा गया। और उसमें क्या होता है कि राज्यपाल स्थानीय जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करके जो है फिर क्या करते हैं कि वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट होता है, उसके जजेस की नियुक्ति जो है वो करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान हमें रखना है, ठीक है, कि यहां पर जो एक बार बार ये सवाल उठता है। और आप देखिएगा कि भारत में जो न्यायालय में पड़े हुए जो पेंडिंग केसेस है, उस पेंडिंग केसेस की संख्या करोड़ों में, तीन या 3.5 या 4 करोड़ के आसपास है। उसमें से 80% जो है कह सकते हैं कि जो मामले हैं ना वो लोअर कोर्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, वो जो है सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है उस सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो है 80% उसमें से कह सकते हैं कि मामले जो है वो पड़े हुए हैं। और कहा जाता है कि अभी वर्तमान समय में जितने जजेज हैं उन सारे जजेज की संख्या से अगर हम जो है उन सारे मामलों को डिवाइड कर दें तो कहा जाता है कि प्रत्येक जज के हिस्से में लगभग 1350, 1350 के आसपास जो है वो केसेस आएंगे। और वो जज क्या है कि महीने में जो है, मतलब आप कह सकते हो कि महीने में वो मात्र जो है 45 है ना 45 जो है वो क्या कर पाते हैं कि मामलों को ही जो है वो देख पाते हैं। तो 45 मामला जब देख नहीं पाएंगे तब तक पता चला कि नए केसेस और आने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है जो पेंडिंग केसेस है वो पेंडिंग केसेस जो है वो क्या है कि लगातार वो कभी भी उसका समाधान जो है वो हो नहीं पाता है। तो इसीलिए वर्तमान जो सरकार है, और ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार बल्कि बहुत पहले से ही जो है कह सकते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बनाए जाने की जो है वो क्या है कि कवायद बहुत पहले से इस पर विचार हो रहा था। लेकिन राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्य की सरकार जो है इस मामले में क्या करती है कि वो इस पर बहुत सारी मतलब जो है कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शंस क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि जो संघीय ढांचा, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर का ये सीधे तौर पर जो है नुकसान पहुंचाना होगा। तो उसके सम्मुख यानी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि एआईजीएस अखिल भारतीय जो जुडिशियल सर्विसेज है उससे एक सवाल अगर आप समझ लीजिए तो आपको जो है, अगर आप देखिए ये है 1996-97 में 150 वर्ष में यह सवाल आया था कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी कि सृजन के पक्ष की जब हम बात करेंगे, यहां पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम सृजन के पक्ष की बात करेंगे यानी कि सरकार जो है वो कहती है कि ये इसका सृजन होना चाहिए। जब हम विपक्ष की बात करेंगे यानी कि राज्य की सरकार और राज्य के जो उच्च न्यायालय वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो ये पक्ष, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि हमारे देश की जो केंद्र की सरकार है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट है, यहां तक कि विधि आयोग की जो रिपोर्ट है, यहां तक कि कुछ जो है संविधान संशोधन हुए, जैसे 42वां संविधान संशोधन, वो आर्टिकल 312 के खंड 1 में जो है कुछ बातें वो जोड़ता है और उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि संसद को इस बात का अधिकार है, ठीक है, कि वो विधि बनाकर वो एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके और उसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी जोड़ा गया था। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के काल में हुआ था।
ठीक है, तो यहां पे देखिए समझना क्या क्या चीज है। अगर आप इस पूरी चीजों को देखें, पूरे प्रकरण को देखें, तो आपको क्या क्या समझना है। बहुत सरलता से आप समझिए, बहुत कठिन नहीं है। क्या चैलेंजेस है, पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है। यानी कि अगर केंद्र की सरकार अगर इसे लाने की बात करती है, या सुप्रीम कोर्ट करता है, या विधि आयोग की रिपोर्ट अगर ऐसा कहता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उनके पीछे क्या क्या लॉजिक है, वो कौन कौन से तर्क है जिसकी वजह से AIJS को लाने, यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लाने की बात करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग ऑल इंडिया जो है सिविल सर्विसेज की बात करते हैं। ठीक है, एक तो ये होगा। लेकिन जो राज्य की सरकार है, या राज्य के संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय, उनकी जो चिंता है, वो चिंता क्या है, उस चिंता को जो है वो समझना है, और वो इस वजह से विरोध करते हैं, यानी विपक्ष में तर्क क्या है, ये हमें समझना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वो हमें ये समझना है कि संविधान इस संदर्भ में क्या कहता है। और जो है फिर पिछले मतलब आप समझ जाइए कि 1956, 55, 60 के आसपास में कहा जाता है कि ये पहली बार इस पर विचार करने की बात आई। तो सवाल ये उठता है कि पिछले 60 सालों से इस तरह की कोशिशें लगातार होती रही, तो फिर क्यों नहीं ऑल इंडिया जुड़ा। आप सोच लीजिए ना, सवाल कब आया, देख लीजिए 1997। मेरी बात एकदम समझिएगा बहुत ध्यान से, ये सवाल कब आया, 1997 में। और आप ये समझ जाइए, वर्तमान जो है, जो कानून मंत्री हैं, वो कौन है, किरण रिजिजू है ना। ये जो है वर्तमान क्या है, विधि मंत्री है। विधि मंत्री फिर से कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की सरकार से बात किया जा सके, उच्च न्यायालयों का सम्मेलन करके उसमें बात किया जा सके, न्यायाधीशों का सम्मेलन करके बातचीत किया जा सके। एक मतलब कह सकते हैं कि सामान्य मत का जो है वो क्या है कि निर्माण करके इसका क्रिएशन किया जाए। और ये 2022 में ये कोशिश हो रही है। सोच लीजिए 97 में सवाल आया हुआ है, और 97 में सवाल आया यानी कि उस समय से ये चर्चे में, और उसके पहले से चर्चे में था। तो पहले से चर्चे में है, तो इसका मतलब है कि सवाल यहां पर यही उठता है ना कि इतने सालों से चर्चा हो रहा है, तो केवल चर्चा ही हो रहा है, कुछ हो तो नहीं पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, रीजन क्या है, यानी कि इसके समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है, कैसे इसको जो है कह सकते हैं एक सामान्य मत का, या कह सकते हैं कि राज्यों का या संबंधित उच्च न्यायालयों की जो शंका है, उस शंका को हम कैसे दूर कर सकें, ताकि अखिल भारतीय जुडिशियल सर्विसेज का सृजन किया जा सके। समझ में मेरी बात आ रही है ना। तो ये सारी बातें आपको हमें समझानी है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें आपको समझनी है। तो एक अनुच्छेद 312 है, ठीक है, आर्टिकल 312। फिर एक आर्टिकल है अनुच्छेद 233, 233, ठीक है। आर्टिकल 312, आर्टिकल 233। 312 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कौन डिसाइड करेगा, राज्यसभा। और राज्यसभा कैसे डिसाइड करेगा, अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। यानी कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले, राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो केंद्र की संसद को, ठीक है, केंद्र की संसद को इस बात का अधिकार मिल जाता है कि वह किसी नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सके, ठीक है, किसी नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सके। 42वां संविधान संशोधन में इसमें क्या हुआ कि एक संशोधन किया गया 312 के खंड 1 में, ठीक है, खंड 1 में ये जो है एक संशोधन किया गया, और संशोधन करके जो है उसमें एक चीज जोड़ा गया, और वो जोड़ा गया कि उसमें जोड़ा गया कि एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। एक या एक से अधिक, उसमें AIJS भी सम्मिलित होगा, AIJS भी सम्मिलित होगा, ठीक है। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 312 के खंड 1 में एक संशोधन किया गया, और उसमें यह कहा गया
कि जो राज्यसभा है अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि वो प्रस्ताव पारित करे कि किसी एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा के सृजन की आवश्यकता है, जिसमें AIGS ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी शामिल है, अगर सृजन की आवश्यकता महसूस करता है तो भारत की संसद जो है विधि बनाकर वो क्या कर सकता है, वो इस तरह से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि आर्टिकल 312 का खंड 3 जो है वो क्या करता है कि वो ये कहता है कि इस तरह से अखिल भारतीय सेवा का जो सृजन होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज तक ही होगा। इससे नीचे का जो लोअर पोस्ट है, लोअर जो कोर्ट है, उस लोअर कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चैलेंजेस में जब हम कहते हैं ना कि AIGS ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की नियुक्ति से संबंधित चुनौतियां क्या है, संबंधित रिलेटेड जो है चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस में एक ये भी आएगा 312 का 3 हमारे देश के संविधान, ये संवैधानिक समस्या है। यहां पे एक तरफ 312 एक ये सपोर्ट करता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन का, यानी कि अगर केंद्र की सरकार ये चाहती है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन किया जा सके या सृजन किया जा सके, तो आप ये कहोगे कि ये असंवैधानिक काम नहीं है, ये संवैधानिक काम है। तो कौन सा आर्टिकल जो है इसका सपोर्ट करता है, तो आर्टिकल 312 का खंड 1। लेकिन फिर जब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें संवैधानिक समस्या क्या है, अगर राज्यों ने चिंता जाहिर की है तो उसकी चिंता स्वार्थपरक हो सकता है, लेकिन संविधान में लिखी हुई कोई बात है तो संविधान का निर्माता कोई स्वार्थी तो व्यक्ति थे नहीं, वो तो पूरे भारत की कल्याण की बात सोचकर कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि पूरे भारत के कल्याण से संबंधित जो हमारे देश का संविधान है, वो संविधान केंद्र की सरकार पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, यानी वो संवैधानिक चुनौतियां क्या है, तो संवैधानिक चुनौतियां यहां पर ये है कि डीजे यानी कि जो 2-3 समझना है। पहला जो है 312 का 3 वो ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज तक ही होगा, उससे नीचे का जो पोस्ट है, जो लोअर कोर्ट से रिलेटेड जो भी जज वगैरह, उन सब की नियुक्ति की बात कह सकते हैं AIGS के अंतर्गत नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर्टिकल 233 क्या कहता है, ये कहता है कि जो लोअर कोर्ट है यानी कि हाई कोर्ट के बाद जो लोअर कोर्ट है, उस लोअर कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का राज्य सरकार को विशेषाधिकार है। ठीक है, 233 जो है ये कहता है कि लोअर कोर्ट जो है उसके जजेस की नियुक्ति ये राज्यों के विशेष, संबंधित राज्यों के विशेषाधिकार है। संबंधित राज्य के राज्यपाल जो है, जो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनके परामर्श से वो क्या करेंगे कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो कोर्ट है उसके जजेस की नियुक्ति वो करेंगे। ठीक है, या फिर इसमें क्या होता है कि या फिर जो संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग है, जैसे PCS है, यूपी PCS जो है वो क्या करता है कि वो जो है जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी वैकेंसी निकालता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो उस पर भी अगर वो प्रोविजन है, ठीक है, कि लोक सेवा आयोग के थ्रू, लेकिन उस पर भी जो संबंधित राज्य का हाई कोर्ट होता है ना, उस हाई कोर्ट का पूरा कंट्रोल रहता है, पूरा जो है होल्ड रहता है एक प्रकार से। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बात यहां पे हो गया 233। अब देखिए चैलेंजेस ये भी है, चैलेंजेस तीसरा वाला है, लेकिन सपोर्ट में क्या है 312 का 1। और सपोर्ट में क्या है कि इसका लाभ क्या है। अगर आप सवाल ये आता है कि भाई AIGS से लाभ क्या होगा, तो लाभ यहां पर ये होगा कि आप समझ जाइए कि भाई 80% जो मामले हैं यानी कि पेंडिंग केसेस की संख्या भारतीय न्यायालयों में जो है बहुत ज्यादा, करोड़ों की संख्या में। अब करोड़ों की संख्या में आप बताइए कि कितना, अगर 4 करोड़ मामले, उसमें से 80% के आसपास जो है आप समझ लीजिए कि स्थानीय न्यायालयों में पड़े हुए, लोकल जो कह सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत पड़े हुए 80% मामले। और जितने जजेस अभी जितने नियुक्ति हुए हैं, उस नियुक्त जजेस के हिसाब से देखा जाए तो प्रति जजेस का जो है 1350 जो है उसको प्रतिदिन, आप सोचिए प्रतिदिन उसको जो है प्रति माह जो है उससे 1350 केसेस का निपटारा करना है, लेकिन निपटारा मात्र 45 केसेस का ही कर पाते हैं वो लोग।
ठीक है, तो साल भर में आप सोचिए कि कितना केसेस करेंगे, आपको पर मंथ कितना करना है और साल भर में आप कितना कर पाएंगे और कितना पेंडिंग केसेस पड़ा है। अगर आप उसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं ना, इसीलिए तो अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि बहुत सारे, अभी आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी जो है एक न्यायाधीशों के सम्मेलन में जो है उन्होंने स्पीच जो दिया और उन्होंने जेल की जो हालत बताई, उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि जेल में बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि जो तथाकथित अभियुक्त जेल में बंद हैं, जिनका अभी ट्रायल ही जो है प्रारंभ नहीं हो पाया। ट्रायल कोर्ट का मतलब, ट्रायल मतलब होता है ना कि जो स्थानीय कोर्ट से सबसे पहली बार जब सुनवाई स्टार्ट होता है उसको ट्रायल कोर्ट कहा जाता है, तो अभी ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हो पाया। ठीक है, और बहुत सारे केसेस ऐसा सुना होगा कि 20-25 साल तक जो है, 15-20 साल तक जेल में बंद था, 15-20 साल के बाद सुनवाई हुई तो पता चला कि वो निर्दोष सिद्ध हुआ, वो दोषी था ही नहीं। तो 15-20 साल तक जेल में बंद था, उसका भुगतान कौन करेगा, उसकी जो हर्जाना कौन करेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहां पर ये अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की जो है अगर क्या होगा, जैसे एग्जांपल से समझिए कि आप समझ जाइए कि लगभग ना 22,000 के आसपास जो है स्थानीय जो जुडिशियल सर्विसेज है, मतलब कह सकते हैं कि स्थानीय जो लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसमें लगभग 21,000, 21,000-22,000 के आसपास जो है, एग्जैक्ट फिगर मतलब वही 21-22,000 के बीच में। तो वो जो है वो क्या है कि उतनी जो है भर्तियां या उतने पोस्ट जो है बाकी है, और उसमें से अभी जो है मतलब कैसे उतने पद हैं खाली है, उसमें से 25% तो एकदम जो है कह सकते हैं उसको भरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि सरकार मतलब जो है वैकेंसीज तो है, लेकिन एक समान कह सकते हैं कि नियुक्ति या भर्ती की प्रक्रिया ना होने के कारण क्या होता है कि वो पोस्ट खाली रह जाते हैं, और खाली रहने से सबसे पहली बात कि बेरोजगारी की जो मार है वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो जेलों में बंद है, जो कह सकते हैं न्याय की आश में जो है, जो कह सकते हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं, उनकी जो है सुनवाई नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन AIJS की, जैसे आपने कभी सुना है कि IAS IPS का जो है जैसे UPSC कंडक्ट करती है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को, तो आपने कभी सुना है कि इसमें इतना पद खाली और भर्ती ही नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों ये कमी वहां नहीं है? वहां इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर नियुक्ति की एक निश्चित प्रणाली जो पूरे भारत के स्तर को कवर करता है। ठीक है, लेकिन AIJS में ऐसा नहीं है, यानी कि जुडिशियल सर्विसेज में जो नीचे के जो है लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहां पर ऐसा नहीं है, और नहीं होने की वजह से क्या होता है कि वैकेंसीज खाली रह जाते हैं और उसकी नियुक्ति की समान प्रयोग, और अक्सर सबसे बड़ी बात क्या है, अक्सर उसमें भेदभाव सुनने को मिलता है, भाई भतीजावाद जैसी बात न्याय के क्षेत्र में घुस गया है। ठीक है, ये सारी चीजें, तो AIJS के गठन से क्या होगा कि एक आयोग का गठन किया जाएगा, और वो आयोग क्या करेगी, वो पूरे भारत के लिए जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके जजेस की नियुक्ति की एक व्यवस्था करेगी, है ना। लेकिन अब ये तो हो गया, इसका लाभ हो जाएगा, है ना, कि लाभ हो जाएगा कि जो न्यायालय की जो स्थानीय न्यायालय में जो सुनवाई है वो सुनवाई त्वरित हो पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसमें जो इंडिया लेवल का जो कह सकते हैं क्रीम या कह सकते हैं जो टैलेंटेड व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति वहां पे चयनित होकर आएंगे, तो कहीं और बेहतर तरीके से एनर्जेटिक कम उम्र के लोग चुनकर आ पाएंगे, तो उससे क्या होगा, काम की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता जो है बेहतर होगा, पढ़ा लिखा एकदम टैलेंटेड व्यक्ति आएगा, वहां पे भाई भतीजावाद जैसी कोई बात नहीं आ पाएगी। IAS IPS में भाई भतीजावाद कहीं आपको समझ में आता है? नहीं होता। इतने चरण में एग्जाम होता है, इतनी स्ट्रिक्ट से और इतने गोपनीय तरीके से होता है कि उसमें हो नहीं पाता है। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो क्या होगा कि अगर इस तरह से होगा तो ये सब लाभ होंगे। लेकिन जो शंकाएं है ना, वो शंकाएं क्या क्या। और एक दो बात और समझिएगा कि हमारे हिंदुस्तान में जानते कि नहीं, 1987 में जो एक रिपोर्ट आया था विधि आयोग की रिपोर्ट, उस विधि आयोग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि हमारे देश में, ठीक है, कुछ डाटाज वगैरह ना इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसके लिए मतलब लमसम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं जब लिखवाऊंगा तो देखिए 1987 में विधि आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में प्रति 1 मिलियन बराबर कितना होगा, 10 लाख। प्रति 10 लाख की आबादी पर 10.50 बराबर आप मान लीजिए 11, प्रति 10 लाख की आबादी पर मात्र जो है 11 जजेज हैं हिंदुस्तान में अंदर।
हिंदुस्तान के अंदर मात्र 11 जज है प्रति 10 लाख की आबादी पर। ठीक है, जब 2011 में जब सेंसस हुआ था तो इस 2011 के सेंसस में थोड़ा सा जो है परिवर्तन आया, प्रति 1 मिलियन यानी कि 10 लाख की आबादी पर यह बढ़ हो गया 17 पॉइंट समथिंग, यानी कि लगभग 17 जजेस हो गए, यानी कि 6 जजेस जो है वो क्या है कि बढ़ गए प्रति 10 लाख की आबादी पर। तो 1987 से 11 के बीच में लगभग कह सकते हैं कि 13 साल हो गया, 11, 24, 25 सालों में इतनी प्रगति किया कि 5 जजेस हम बढ़ा सके। ठीक है ना, 5 जजेस हम सब क्या है कि बढ़ा सके। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं कि अगर यहां पर जो है क्या है इसका कंपैरिजन अगर वर्ल्ड लेवल पर करें तो ऑस्ट्रेलिया में जानते कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया में प्रति 10 लाख सब में 10 मिलियन 1 मिलियन की बात करें या 10 लाख, प्रति 10 लाख की आबादी पर ऑस्ट्रेलिया में जो लगभग 45। इसी तरह से कनाडा की अगर हम बात करें 45 या 41 है, कनाडा में प्रति 10 लाख की आबादी पर 75 जज है। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो प्रति 10 लाख की आबादी पर 51 जज है। और अगर सबसे ज्यादा अमेरिका की बात करें तो प्रति 10 लाख की आबादी पर जो है कह सकते 107 जजेस है। ठीक है, और आप समझ जाइए लेटेस्ट जो विधि आयोग की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कहता है कि प्रति 10 लाख की आबादी पर हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो 50 जज का होना चाहिए, 50 जजेस का होना चाहिए। ठीक है, हम तब जो है कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका। अच्छा, एक दो बात और समझ लीजिएगा कि इसी तरह से एक सवाल आता है या निबंध आता है, निबंध आता है कि भारत की न्याय व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए, क्या सुधार होनी चाहिए, है ना। तो देखिएगा मतलब जो न्यायपालिका का ये सब जितनी चीजें ना सब याद रखिएगा, ये सब आपका जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन ये निबंध में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या क्या समझ में आया ना कि यहां पे प्रति 10 लाख की आबादी पर 1987 में विधि आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी वो 10.50 जजेस है प्रति 10 लाख, यानी कि 1 लाख की आबादी पर एक जज। आप सोच लीजिए 1 लाख की आबादी पर एक जज। ठीक है, 2011 का जो सेंसस कहता है कि वो कहता है कि प्रति 10 लाख की आबादी पर लगभग 17 जजेस है। लेकिन होना तो छोड़ दीजिए कितना चाहिए, लेकिन विधि आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि कम से कम होना तो 50 चाहिए, कम से कम होना चाहिए। कुछ स्थिति में सुधार लाया जा सकता है अगर 50 जजेस हो जाए। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम इसका कंपैरिजन हम इंटरनेशनल लेवल पे करें अन्य देशों के साथ तो ऑस्ट्रेलिया में प्रति 10 लाख की आबादी पर 41 या 45 जजेस है, कनाडा में 75 जज है, यूनाइटेड किंगडम में प्रति 10 लाख की आबादी पे 51 जजेस है, यूएसए 107 जजेस। तो आप कंपैरिजन करके इसके आधार पर ये समझ सकते हैं। अच्छा, एक दो चीज और देखिएगा कि यहां पे जो है पॉपुलेशन कम है। ठीक है ना, पॉपुलेशन कम है तो क्या होगा, अपराध भी कम होगा, है ना। पॉपुलेशन कम है तो अपराध भी कम होगा। दूसरी बात कि वहां पे अपराध इसलिए भी कम होगा कि यहां का जो समाज अपेक्षाकृत तो उसका सिविक सेंस हमारे हिंदुस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर होता है। सिविक सेंस का मतलब है कि जनता खुद ये समझती है कि देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध से मुक्त है भारत, एकदम में अपराध ही अपराध है, ऐसा नहीं है। मतलब बस इतनी सी बात समझिएगा कि भारत की तुलना में चूंकि शिक्षा जो है अपेक्षाकृत वहां पे ज्यादा है, तो वहां पे ज्यादा है, पॉपुलेशन अपेक्षाकृत कम है, बहुत ही कम है। पॉपुलेशन कम होगा तो अपराध जो है वो क्या होगा, कम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अपराध इसलिए भी कम होगा कि वहां का समाज बहुत पढ़ा लिखा है। ठीक है, वो सिविक सेंस उनका जो है वो क्या है कि कम से कम बहुत ही तगड़ा है। तो इस वजह से भी वहां पर जो क्रिमिनल्स जो क्राइम्स रेट है वो क्राइम रेट अपेक्षाकृत कम होगा। अब यहां पे देखिए क्राइम रेट कम है लेकिन जजेस हिंदुस्तान की तुलना में प्रति 10 लाख की आबादी के हिसाब से ज्यादा है, वो ज्यादा है। तो ये तो कह सकते हैं कि इनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान में इसके कंपैरिजन में देखें तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है हम क्राइम की संख्या जो है ज्यादा होगी, क्राइम की नंबर ऑफ क्राइम्स ज्यादा होंगे, तो इसके और निपटारे के लिए और जजेस हमें चाहिए। हमें तो इन सब की तुलना में ज्यादा जजेस की आवश्यकता होगी, लेकिन है कितना, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसलिए पेंडिंग केसेस की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर इस कंपैरिजन के आधार पर अगर देखें तो हम ये क्या कर सकते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन होगा
तो इस तरह की जो कमियां हैं, इन कमियों को अपेक्षाकृत उसको पाटा जा सकेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्थानीय जो कह सकते हैं स्तर पर जो नियुक्तियों के जो अधिकार है, उस अधिकार के होने से क्या होता है कि उसमें भाई भतीजावाद जो है वो कह के घुस जाता है। और भाई भतीजावाद आप समझ जाइए कि अगर न्यायालय ही, तो उसको इंडिपेंडेंट रखने की बात इसलिए की जाती है ना कि वहां पर ही एक ऐसी जगह है जहां पर आप कह सकते हैं कि अगर आप दीन दुनिया से हार जाते हो, कोई परेशान करता है, कोई आपको मतलब कह सकते हैं नुकसान पहुंचाता है, तो एकमात्र उम्मीद आपको न्यायपालिका बचती है। और वहां पर ही जो है जब आप जाते हो तो वहां पर पता चलता है कि पक्षपात हो रहा है या फिर सही न्याय नहीं मिल पा रहा, तो आपकी सारी उम्मीदें क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए न्यायपालिका का दुरुस्त होना और उसमें उपस्थित जो भी कह सकते हैं कमियां हैं, उन कमियों का कह सकते हैं कि मतलब जल्द से जल्द उसका निपटारा हो पाना, ये कह सकते हैं कि केवल और केवल एक मतलब समझ जाइए कि केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का भी जो है निपटारा इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका जितना जल्द से जल्द हो सके उतना मतलब कह सकते हैं कि इसको निपटारा कर लेना चाहिए और इसका गठन हो जाना चाहिए। लेकिन एक दो चीज और समझिएगा कि जो स्थानीय न्यायालय है और प्लस जो सरकार है, वो सरकार इसलिए भी सशंकित है कि होता क्या, ऑल इंडिया लेवल की जो है जब कोई भी सर्विसेज होता है तो उसमें आप किसी भी राज्य के व्यक्ति को कहीं किसी भी राज्य में आप डाल देते हैं। अगर वो शुरू के कुछ रैंक नहीं लाए तो आप पता चला कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पता चला कि आपको केरला का मिल गया, आपको कैडर मिल गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्थानीय जो सरकार है, वो सरकार इस बात के लिए ज्यादा सशंकित है कि आप ऐसे क्या करते हो कि आप जो है जजेज को कहीं पर भी या ऐसे व्यक्ति को किसी भी राज्य में नियुक्त कर देते हैं। और वास्तव में जो आर्टिकल 233 है ना, वो 233 क्या करता है ना कि वो स्थानीय कोर्ट को इस बात की अनुमति देता है कि वो आप चाहे तो स्थानीय भाषा में अपना निर्णय दे सकते हैं, अपनी सुनवाई केसेस का वो कर सकते हो। तो स्थानीय भाषा जो है, केरला में कोई हिंदी भाषी लोग पहुंच जाए, ठीक है, जज के रूप में, ना तो मलयालम समझ पाएगा, ना ये हिंदी में बोलेगा, वो वहां पे समझ पाएंगे, और इंग्लिश भी लोग नहीं समझते, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसका जो है क्या है कि तो इसमें क्या है, तो वो कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी बात, आप ट्रांसफर कहीं से इधर से उधर कर देंगे तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो और तीसरी बात कि फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा, ये राज्य की सरकार के ग्रीवांसेस है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि राज्य क्या करे, कहते हैं ना कि कुछ कदम आप बढ़ो और कुछ कदम हम बढ़ाए। और ये समस्या केवल राज्य विशेष से नहीं है, हम देश की समस्या का समाधान करेंगे। तो समाधान केवल अकेले केंद्र सरकार या केवल अकेले राज्य सरकार की बात नहीं है। और फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में सहकारी संघवाद होना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ कदम वो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करे, कुछ केंद्र की सरकार, और मिलकर उसको जो है, तो क्या समाधान हो सकता है? तो समाधान ये हो सकता है, जो भाषा संबंधी और ट्रांसफर से संबंधित जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ये केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है कि आप एक ऐसी पॉलिसी बनाइए, ठीक है, एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जिसमें क्या है कि आप मतलब AIJS यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में कुछ एक प्रावधान ऐसे करिए कि जो कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर नियुक्ति, मान लीजिए कि किसी केरल में मान लीजिए हिंदी भाषी लोगों की नियुक्ति होती है, ठीक है, तो जब हिंदी भाषी लोगों की नियुक्ति केरल में होगा तो भाषा संबंधी दिक्कतें होंगी। तो उनके लिए सबसे पहले भाषा के सीखने की, भाषा से संबंधित ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कोई व्यक्ति जो है IAS IPS की तैयारी करता है, तो तैयारी के दौरान क्या होता है कि उसके पास IAS के सारी जानकारियां मिल जाती है कि IAS का जो पोस्ट है उसको हैंडल कैसे किया जाता है, IPS है तो कौन से सिचुएशन में कैसे हम हैंडल करेंगे, ये क्या सारी बातों की जानकारी क्या उस पढ़ाई के दौरान जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तभी मिल जाती है, या पहले तैयारी से पहले सब जानकारी रहता है इसलिए भर्ती होता है? ऐसा तो होता नहीं है ना। आपकी परीक्षा हो रही है, किसकी परीक्षा हो रही है? हिस्ट्री के ज्ञान का, कॉन्स्टिट्यूशन, GS, निबंध, ये सब का तो परीक्षा हो रही है ना। ये परीक्षा थोड़ी हो रही है कि आप IAS बन गए, IAS हो मतलब IPS ऑफिसर है और आप एकदम हर चीज आप जान रहे हो, पूरी बारीकी समझ रहे, तो वो तो नहीं होगा ना। वो एक सामान्य जानकारी जो डे टू डे लाइफ में हम देख पाते हैं उसके हिसाब से। लेकिन क्या होता है जब सिलेक्शन होता है तो आपको मंसूरी भेजा जाता है ना, लबासना भेजा जाता है, आपको NPA भेजा जाता है, नेशनल पुलिस एकेडमी पुलिस हैदराबाद भेजा जाता है, फिर अगर आप IFS में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, तो FRI भेजा जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून।
है ना। तो अलग अलग भेजा जाता है ना, फिर क्या होता है, साल भर तक ट्रेनिंग चलती है। तो आप वहां पर कह सकते हैं कि उनको उस पोस्ट पर नियुक्त करने के लिए पहले आप पर्याप्त उसको ट्रेनिंग देते हैं, पर्याप्त उसको प्रशिक्षण देते हैं, जानकारियां देते हैं। तो उसी तरह से अगर हम क्या करें कि जिस भी राज्य में किसी की नियुक्ति होने वाली है, तो उस राज्य की जो भाषा है प्लस और सब ट्रेनिंग देते हैं, तो भाषा की भी ट्रेनिंग एक बार दिलवाइए, है ना। उसमें 1 साल का समय लगाइए, उसको जो है पहले परफेक्ट होने दीजिए। सिलेक्शन ले लिया यानी कि नॉलेज है, अब उसको स्थानीय मामलों का निपटारा कैसे करना है, तो वो सब की जो है समझ होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है वो भी प्रावधान कर ले। दूसरी चीज है यानी कि भाषा संबंधी जो दिक्कतों की बात जो है राज्य की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उन दिक्कतों का सामना ऐसे मतलब जो है टाला, मतलब उनके शंका का ऐसे निवारण किया जा सकता है। दूसरी चीज क्या होगी कि दूसरी चीज जो ट्रांसफर से रिलेटेड जो मतलब शंका है, तो भाई सरकार ये प्लान बना दे कि भाई स्थानीय जो राज्य है उसमें एक बार नियुक्ति होने के बाद ट्रांसफर जो है उसी राज्य के अंदर कैद होगा, उससे बाहर नहीं होगा, ये भी करके जो है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि केंद्र की सरकार को भी कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ राज्य की सरकार को भी आगे बढ़ना होगा, और तब दोनों मिलकर इसकी जो एक आवश्यकता है वर्षों से हमारा देश महसूस कर रहा है, ताकि न्यायालय में पड़े या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो भर्ती है उस पूरे भारत की भर्ती के एक समान प्रक्रिया का पालन किया जा सके, और लोअर कोर्ट में जो 80% के जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो इसकी संख्या करोड़ों में, उसका सही समय पर निपटारा किया जा सके। और ये वास्तव में केवल और केवल एक संवैधानिक समस्या का समाधान नहीं, बल्कि वर्षों से जेल में बंद पड़े जो लोग हैं, जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं और ना जाने कितने साल उन्होंने इसी उम्मीद में जो है उन्होंने व्यतीत कर दिया, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जेल से निकाला जा सके, उनको न्याय प्रदान किया जा सके। बस ये है इसकी पूरी बात, पूरी कहानी। समझ में आया? महेश बाबू राजपूत, गुड इवनिंग। ओम प्रकाश जी, वैभव सिंह, आप लोग समझ पाए मेरी बात? हमने क्या क्या बताया है ना। तो इतनी सी बात अगर आप समझ लेते हो ना, तो बस समस्या का समाधान है। हमने आपको कितनी सारी चीजें बता दी, ठीक है ना। तो आपको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है ना, तो क्यों आवश्यकता है? तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो किसी भी देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में न्याय की जो प्रणाली होती है ना, वो वास्तव में एक बैकबोन की तरह होता है, एक कह सकते हो कि एक प्रकार से उसके मेरुदंड की तरह होता है, और उसका चुस्त दुरुस्त होना बहुत ही जरूरी है। अपेक्षाकृत दोषों से मुक्त होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में जो है अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि समस्याएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी है, लेकिन जो पूरे भारत में जो पेंडिंग पड़े जो केसेस हैं, उसमें से 80% जो केसेस है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में पड़े हुए हैं। इसलिए सबऑर्डिनेट कोर्ट में समस्याएं कहीं ज्यादा विकराल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तुलना में। ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, इस समस्या का निवारण करना चाहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के लेवल पर, तो हमें क्या करना होगा कि एक उपाय जो है वो क्या है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जल्द से जल्द गठन कर दिया जाना। लेकिन पिछले 50 सालों से, आप मान लीजिए पिछले 50-60 सालों से इस बात की कोशिशें हो रही है, लेकिन आज तक नहीं हो सकी। तो सवाल ये उठता है कि मामले में पेच कहां फंसा हुआ है, सवाल ये उठता है कि समस्याएं कहां पर फंसी हुई है और क्यों नहीं समस्या का समाधान हो पा रहा है। तीसरी बात, समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, क्या उपाय लगाया जा सकता है। तो इसका उपाय क्या होगा? सबसे पहले सारे राज्य के उच्च न्यायालय जो भी न्यायाधीश हैं प्लस राज्य की सरकार है, उन राज्य की सरकारों से बैठकर बातचीत करना है कि आपकी शंकाएं क्या है, आपकी शंका क्या है, ग्रीवांसेस क्या है, और उस ग्रीवांसेस में राज्य की सरकार को ये सोचना होगा कि उस ग्रीवांसेस में कुछ कॉम्प्रोमाइज आप कर लो, और कुछ केंद्र की सरकार भी उसके ग्रीवांसेस में जिसको आसानी से शॉर्ट आउट किया जा सकता है उसको आप दूर करिए, और फिर मिलकर इसका समाधान निकालिए। और जितना जल्दी ये समाधान निकलेगा, हमारे देश में जो जुडिशियल सर्विसेज है, उस जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम जो होता है ना, वो एक तरह से समझ जाइए कि सीधे तौर पर एक प्रकार से ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ मामला है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो है, जो कह सकते हैं कि उसको मतलब न्यायिक हिरासत में है ना, न्यायिक हिरासत और पुलिस कस्टडी दोनों में अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस कस्टडी में ना, तो जो स्थानीय जो
कह सकते हैं कि जो थाना होता है ना, उस थाना का लॉकअप में आपको कैद कर दिया, उसको पुलिस कस्टडी कहते हैं। और पुलिस कस्टडी में स्थानीय थाने में जो है लॉकअप में आपको रखा जाएगा, और जब जरूरत होगी बातचीत करने निकाल कर पूछा जाएगा, मारा भी जाएगा, धुना जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो ये पुलिस कस्टडी है। और उसके बाद जब न्यायिक जब जुडिशियल कस्टडी की बात करते हैं तो उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। फिर जेल में डाल दिया जाता है, फिर आपको अगर पुलिस को पूछताछ करनी है तो न्यायालय के परमिशन से जाकर आप उसको पूछताछ कर सकते हैं। समझ रहे? यही है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब आप जेल में चले गए। पुलिस कस्टडी का मतलब है आप स्थानीय जो थाना है, थाना के लॉकअप में है, और जब भी आपको पुलिस को मौका मिलेगा वो आपसे बात करेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये बात हो गई, सब कुछ समझ में आ गई। तो चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, है ना। इस जो है इस प्रश्न को जो है हम लोग अपने आप में अब सोचिए 1997 में है, और ये जान लीजिए 2022 का ये बर्निंग क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 में तो अभी तो मेंस नहीं होना, 2023 का ये समझ लीजिए ये बर्निंग क्वेश्चन से ये आने वाला है। लेकिन हमने 1997 का प्रश्न से जो है आपको ये समझ में आ गया कि ये कितने समय से ये मामला चल रहा है।